एक ब्रांड जिसने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना बिक्री की, जिसके फाउंडर शार्क टैंक इंडिया पर बैठकर दूसरों को बिजनेस सिखाते थे, जिसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। और फिर एक दिन उन्हीं फाउंडर्स ने आईपीओ से ठीक 29 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस आईपीओ को लॉन्च करने की तैयारी 2022 में चल रही थी, वो आज तक नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि इस कंपनी के साथ आखिर हुआ क्या? जो ब्रांड इंडियन स्टार्टअप की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रहा था, वो अचानक इतने सवालों में कैसे घिर गया? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा में सुनाएंगे आपको कहानी इंडिया के नंबर 1 ऑडियो ब्रांड कहे जाने वाले बोट की। कैसे एप्पल कंपनी की एक कमी के चलते बोट जैसा ब्रांड खड़ा हो गया और शुरुआत में सिर्फ 30 लाख रुपए से शुरू हुई यह कंपनी कैसे हजारों करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे यह कंपनी अपना वो मोमेंटम खोने लगी जो शुरुआत में दिख रहा था? वो कौन सी गलती थी जिसके चलते बाकी प्लेयर्स इस कंपनी को टक्कर देने लगे? बात होगी उस आईपीओ की भी जिसे लाने की तैयारी बरसों से चल रही है, लेकिन हर बार उसकी तारीख आगे बढ़ाती जाती है। आखिर पुराने एम्प्लॉइज बोट को टाटा बाय बाय क्यों कह रहे हैं? कंपनी से जुड़े विवादों पर भी चर्चा होगी कि कैसे एक डेटा ब्रीच ने बोट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए थे। बताएंगे आपको कि अचानक 3 साल लॉस में रहने के बाद यह कंपनी प्रॉफिट में कैसे आई, जबकि सेल्स तो पिछले साल के मुकाबले भी कम हुई थी। और वो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके चलते अमन गुप्ता और समीर मेहता ने कंपनी के पदों से इस्तीफा दे दिया और वो दांव उल्टा पड़ गया। यह कहानी एक चार्जिंग केबल से शुरू होती है। 2016 में 2 लोगों ने एक कंपनी शुरू की, अमन गुप्ता और समीर मेहता। अमन दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी पढ़ाई डीपीएस आरके पुरम से हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स की और फिर सीए पास कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। यही नहीं, अमन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईएसबी से एमबीए पास आउट भी हैं। पढ़ाई का सिलसिला यही नहीं रुका, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी अमन ने एक्सचेंज प्रोग्राम किया है। शुरुआत में अमन सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे, केपीएमजी में सीनियर कंसल्टेंट रहे, फिर हार्मन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर बने। यह कंपनी जेबीएल की पेरेंट कंपनी है। यहीं पर अमन को ऑडियो इंडस्ट्री को अंदर से जानने का मौका मिला। यहां अमन को एक बात समझ आई, इंडिया में अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स महंगे थे। सोनी, जेबीएल, बोस जैसे ब्रांड्स तो थे, लेकिन ज्यादातर इंडियन कंज्यूमर्स की रीच से बाहर थे और जो सस्ते प्रोडक्ट्स बाजार में थे वो क्वालिटी में बेहद कमजोर थे। बीच का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अमन ने समीर मेहता के साथ मिलकर बोट शुरू किया। इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर हुई। शुरुआती कैपिटल थी लगभग 30 लाख रुपए। यह पैसा दोनों फाउंडर्स ने अपनी जेब से लगाया था। अब बोट का पहला प्रोडक्ट क्या था? ईयरफोन नहीं, हेडफोन नहीं, स्पीकर भी नहीं। उनका पहला प्रोडक्ट था एक एप्पल चार्जिंग केबल। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक सोच थी। उस वक्त एप्पल की ओरिजिनल लाइटनिंग केबल की एक प्रॉब्लम थी जो हर आईफोन यूजर जानता था। केबल चार्जिंग पॉइंट के पास से टूट जाती थी, लोग उस पर टेप लगाकर काम चलाते थे और ओरिजिनल केबल की कीमत भी काफी ज्यादा होती थी। बोट ने एक ब्रेडेड यानी आपस में गुथी हुई मजबूत केबल बनाई। 10,000 बार मोड़ने पर भी टूटती नहीं थी। प्रोडक्ट सॉलिड था तो ये अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाली केबल बन गई। इसकी मार्केटिंग के लिए बोट ने एक शानदार स्ट्रेटजी चुनी। बोट की पहली फेसबुक एड थी एक टूटी हुई एप्पल केबल की फोटो, साथ में था एक कैप्शन, केबल खरीद खरीद कर थक गए, बोट की अनडिस्ट्रक्टिबल केबल ट्राई करो। ये एड काम कर गई। इसके बाद बोट ने ऑडियो मार्केट में एंट्री ली। पहला ईयरफोन आया बेस हेड्स। अमन को हार्मन इंटरनेशनल में काम करते हुए एक बात समझ आई थी,
कि इंडियन कंज्यूमर को बेस पसंद है। तबला हो, ढोल हो या ईडीएम, इंडिया में पंची साउंड की डिमांड है। तो बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को इसी हिसाब से ट्यून किया और कीमत रखी गई 350 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच, एक ऐसी रेंज जहां कोई ब्रांडेड प्लेयर नहीं था। और फिर बोट को वो चीज मिल गई जो हर स्टार्टअप चाहता है, टाइमिंग। 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। ये वो वक्त था जब मोबाइल डेटा 200 से 300 रुपए पर जीबी के हिसाब से मिलता था, लेकिन रिलायंस ने अनलिमिटेड डेटा फ्री कर दिया। जियो के आने के बाद करोड़ों लोगों ने पहली बार स्मार्टफोन्स खरीदे। और स्मार्टफोन के साथ क्या चाहिए? ईयरफोन, चार्जर और केबल। बोट सही वक्त पर सही जगह था। पहले 2 सालों में ही बोट ने 100 करोड़ रुपए की बिक्री पार कर ली। कंपनी को साल 2018 में फायरसाइड वेंचर से पहली फंडिंग आई। ये फंडिंग थी 6 करोड़ रुपए की। कंपनी ने स्पीकर, साउंड बार और TWS ईयरबड्स में भी एंट्री कर ली। और फिर बोट ने एक ऐसी चीज की जो उस वक्त इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स नहीं करते थे, सेलिब्रिटी मार्केटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, बोट ने नए यंग फेसेस चुने। हार्दिक पांड्या, KL राहुल, जैकलीन फर्नांडिस, ये वो लोग थे जिनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही थी। तो बोट के साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और बोट को भी फायदा हुआ। बोट ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नहीं, लाइफस्टाइल ब्रांड कहा। अमन गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेचते, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बेचते हैं। और ये पोजीशनिंग काम कर गई। बोट के कस्टमर्स को बोट हेड्स बुलाया जाता था, एक कम्युनिटी बनाई गई। फिर साल 2019 के लेक्मे फैशन वीक में मॉडल्स ने रैंप पर बोट के प्रोडक्ट्स पहने। ये एक ईयरफोन कंपनी के लिए बड़ा स्टेटमेंट था, जिसने बोट को एक प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट बना दिया और ये यूथ में काफी पॉपुलर हुआ। फिर क्या था? पैसा बरसने लगा। नंबर्स देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू 701 करोड़ रुपए, 2021 में 1531 करोड़, 22 में 2873 करोड़ और 23 में 3377 करोड़ रुपए। 3 साल में रेवेन्यू लगभग 5 गुना हो गया। सेल बढ़ रही थी तो पैसा भी बढ़ रहा था, और जहां मुनाफा वहीं इन्वेस्टर्स। जनवरी 2021 में अमेरिका की ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वाबर्ग पिंकस ने $100 मिलियन यानी करीब 730 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी में किया। कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $300 मिलियन, करीब 2200 करोड़ रुपए। फिर अक्टूबर 2022 में सीरीज सी राउंड में वाबर्ग पिंकस और मालाबार इन्वेस्टमेंट ने $61.6 मिलियन और डाले और कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $1.32 बिलियन, यानी कि करीब 10,800 करोड़ रुपए। बोट अब एक यूनिकॉर्न बन गया। आगे सोने पे सुहागा और चढ़ा। मई 2022 में सेबी ने बोट के 2000 करोड़ रुपए के IPO को अप्रूवल दे दिया। सब कुछ सेट था, लिस्टिंग होने वाली थी, इंडिया का अपना ऑडियो ब्रांड स्टॉक मार्केट में आने वाला था। और ठीक यहीं से कहानी पलटती है। अब तक की कहानी में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रेवेन्यू बढ़ रहा था, फंडिंग आ रही थी और कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी थी। IPO अप्रूव हो चुका था, लेकिन जो चीज बाहर से नहीं दिख रही थी वो अंदर से टूट रही थी। पहली दरार आई क्वालिटी की वजह से। बोट ने शुरू से एक मॉडल अपनाया था। प्रोडक्ट्स का डिजाइन और ब्रांडिंग इंडिया में होता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। चाइनीज फैक्ट्री से सस्ते ऑडियो डिवाइसेस बनवाए जाते थे, उन पर बोट का लोगो लगाया जाता था और इंडिया में बेचे जाते थे। इस मॉडल को इंडस्ट्री में व्हाइट लेबलिंग कहते हैं, यानी कोई और बनाता है, आप अपना नाम लगाकर बेचते हैं। जब तक मार्केट में कंपटीशन कम था और कस्टमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए थे, यह मॉडल खूब चला। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स ने प्रोडक्ट यूज किए, शिकायतें आने लगी। ईयरबड्स 3 महीने में ही काम करना बंद कर देते थे, चार्जिंग केस चार्ज नहीं होता था, साउंड क्वालिटी एक जैसी रहती थी, कोई इनोवेशन नहीं। और सबसे बड़ी शिकायत थी कस्टमर सर्विस की। लोग टिकट रेज करते थे, हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आता था। रेडिट पर, ट्विटर पर, यूट्यूब रिव्यूज में कस्टमर्स की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। इस कंपनी के लिए दूसरी दरार थी मेड इन इंडिया का सवाल। बोट ने खुद को एक प्राउड इंडियन ब्रांड की तरह पोजीशन किया था। आत्मनिर्भर भारत की लहर थी, मेड इन इंडिया का नारा था
और बोट ने इस नैरेटिव को पूरे तरीके से भुनाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। 2022 में बोट ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, कैलिफोनिक्स टेक। बोट के 70 से 80% प्रोडक्ट्स इसी जॉइंट वेंचर से आते थे, लेकिन ट्रेड रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कैलिफोनिक्स ने एक साल में चाइना और ताइवान से $44 मिलियन यानी करीब 376 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया। कैलिफोनिक्स के कुल रॉ मटेरियल का 90 से 95% हिस्सा इंपोर्टेड था। तो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया था या असेंबल्ड इन इंडिया? पार्ट्स चाइना से आ रहे थे, असेंबली इंडिया में हो रही थी और ब्रांडिंग मेड इन इंडिया की जा रही थी। ये एक ग्रे एरिया था और जब ये बात सामने आई तो बोट की क्रेडिबिलिटी को झटका लगा। लेकिन अभी एक और झटका बाकी था। अप्रैल 2024 में खबर आई कि बोट के 75 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया है। नाम, फोन नंबर, ईमेल, घर के पते, ऑर्डर डिटेल्स, सब कुछ। एक हैकर जिसका ऑनलाइन नाम शॉपिफाई गाय था, उसने ये डेटा डार्क वेब पर डाल दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने बड़े डेटाबेस की कीमत सिर्फ 2 यूरो रखी गई, करीब 216 रुपए। यानी 75 लाख लोगों की निजी जानकारी 216 रुपए में डार्क वेब पर बेची गई। एक ब्रांड जो करोड़ों कस्टमर्स का डेटा रखता है, उसके लिए ये एक गंभीर सवाल था। और ये सवाल सिर्फ बोट का नहीं था, ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी था, जहां ग्रोथ को प्रायोरिटी दी जाती है और डेटा सिक्योरिटी को अक्सर बैक सीट पर डाल दिया जाता है। अब तक बोट के पास 3 प्रॉब्लम्स थी: क्वालिटी पर सवाल, मेड इन इंडिया की सच्चाई और डेटा ब्रीच। लेकिन कंपनी को सबसे बड़ा झटका लगा मार्केट से। बोट ने साल 2020 में स्मार्ट वॉच कैटेगरी में एंट्री ली थी और शुरू में यह दांव सही लगा। इंडिया में स्मार्ट वॉच मार्केट तेजी से बढ़ रही थी। 2022 में स्मार्ट वॉच शिपमेंट्स में 178% की ग्रोथ हुई। 2023 में 50% की बढ़त देखी गई। बोट टॉप 3 ब्रांड्स में था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बोट स्मार्ट वॉच मार्केट में भी वही कर रहा था जो ऑडियो में किया था: चाइनीज रीब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मिनिमल ऐप इंटीग्रेशन, बेसिक फीचर्स, कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कोई हेल्थ सेंसर इनोवेशन नहीं, बस नया कलर वेरिएंट लॉन्च कर दो। और इसी बीच कंपटीशन तेज हो गया। नॉइस ने अपना खुद का ओएस बनाना शुरू किया। फायरबोल्ट ने ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस्ड हेल्थ सेंसर्स इंट्रोड्यूस किए। बोट ने एंट्री लेवल सेगमेंट में एग्रेसिव प्राइसिंग की और इन सब ने बोट का मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया। नंबर्स देखिए, 2022 में बोट का इंडिया के स्मार्ट वॉच मार्केट में शेयर था 18.8%। 2023 में फायरबोल्ट ने 30% शेयर के साथ नंबर 1 पोजीशन ले ली। नॉइस 25% पर था और बोट 17% शेयर के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया। फिर 2025 तक यह शेयर गिरकर 14.1% पर आ गया। नॉइस 26.6% शेयर के साथ मार्केट लीडर बन चुका था। और यह सिर्फ बोट की प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी स्मार्ट वॉच मार्केट ही गिर रही थी। 2024 में इंडिया में स्मार्ट वॉच शिपमेंट में 29.4% की गिरावट आई। 2023 में 5.3 करोड़ यूनिट शिप हुई थी, जबकि 2024 में सिर्फ 3.5 करोड़। वजह, सभी ब्रांड्स एक जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इनोवेशन नहीं। कस्टमर्स को नई वॉच खरीदने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। बोट की वेरिएबल से रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 910 करोड़ रुपए थी। 2024 में यह गिरकर 550 करोड़ हो गई, 40% की गिरावट। और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह और गिरकर 330 करोड़ रुपए पर आ गई। यानी 2 साल में वेरिएबल रेवेन्यू तिहाई से भी कम रह गया। इसका असर पड़ा कंपनी के कुल नंबर्स पर। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक बोट प्रॉफिटेबल था, लेकिन 2023 में कंपनी पहली बार लॉस में आई। 129.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस। अमन गुप्ता ने कहा कि यह लॉस स्मार्ट वॉच कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की वजह से है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी लॉस रहा, करीब 80 करोड़ रुपए का। कुल रेवेन्यू भी गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3,377 करोड़ रुपए से फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,118 करोड़, यानी कि लगभग 7% की गिरावट। और सबसे बड़ी बात, 2022 में सेबी ने आईपीओ अप्रूव किया था,
लेकिन बोट ने आईपीओ लॉन्च ही नहीं किया। मार्केट कंडीशंस खराब थी, टेक स्टॉक्स गिर रहे थे और कंपनी लॉस में थी। ऐसे में आईपीओ के प्लान को भी शेल्फ पर रख दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बोट ने वापसी की कोशिश की और नंबर्स देखो तो लगता है कि वापसी हुई भी। 2 साल के लगातार घाटे के बाद कंपनी ने 60 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया। लेकिन यह मुनाफा आया कैसे? क्या कंपनी ने ज्यादा सामान बेचा? जवाब है नहीं। बिक्री तो उल्टा थोड़ी और कम हुई, 3118 करोड़ से 3098 करोड़ पर आ गई। तो फिर मुनाफा कहां से आया? जवाब है खर्चे काटने से। कंपनी ने अपना कुल खर्चा 3234 करोड़ रुपए से घटाकर 3040 करोड़ किया। गोदाम में सामान रखने का वक्त आधा कर दिया, यानी कमाई बढ़ाकर नहीं, खर्चा घटाकर मुनाफा दिखाया गया। ये ऐसा है जैसे आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन आपने बाहर खाना बंद कर दिया तो महीने के आखिर में कुछ पैसे बच गए। सेविंग तो हुई, लेकिन ये लंबे वक्त तक चलने वाला तरीका नहीं है। फिर भी मुनाफा दिखा तो बोट ने दूसरी बार आईपीओ की तैयारी शुरू की। आईपीओ यानी कंपनी का शेयर मार्केट में आना, ताकि आम लोग भी कंपनी के शेयर खरीद सके। इसके लिए कंपनी को सेबी से यानी शेयर मार्केट के रेगुलेटर से इजाजत लेनी होती है। सितंबर 2025 में सेबी ने ग्रीन सिग्नल दे भी दिया। बोट का प्लान था मार्केट से करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाना। इसमें से 500 करोड़ कंपनी के लिए नए पैसे आने थे जो कंपनी अपने काम में लगाती, और 1000 करोड़ के शेयर्स पुराने इन्वेस्टर्स बेचने वाले थे, जैसे वाबर पिंकस और फायरसाइड वेंचर्स, ताकि उन्हें अपने पैसे वापस मिल सके। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको चौंका दिया। आईपीओ के लिए कंपनी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी होती है, कौन चला रहा है, कितना कमा रही है, क्या रिस्क है, सब कुछ। इसे DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये एक तरह की ओपन बुक है जिसे पढ़कर इन्वेस्टर्स फैसला करते हैं कि कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। तो बोर्ड का ये डॉक्यूमेंट फाइल होने से ठीक 29 दिन पहले दोनों फाउंडर्स ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। समीर मेहता ने CEO तो अमन गुप्ता ने CMO का पद छोड़ दिया। दोनों बोर्ड में तो रहे, लेकिन अब कंपनी की रोजमर्रा की जिम्मेदारी उनकी नहीं रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में दोनों की सैलरी 2.5 करोड़ रुपए सालाना थी। इस्तीफे के बाद जीरो, कोई सैलरी नहीं, कोई फीस नहीं। अब इसे ऐसे समझो, आप सालों से एक दुकान चला रहे हो और जिस दिन दुकान की फ्रेंचाइजी बेचनी है उससे ठीक 1 महीना पहले आप दुकान से हट जाओ और किसी और को बिठा दो, तो खरीदने वाले के मन में क्या आएगा कि भाई ये दुकान छोड़कर क्यों भाग रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? बोर्ड ने कहा कि यह प्रोफेशनलाइजेशन है, कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथों में सौंपना है। गौरव नैयर को नया CEO बनाया गया, लेकिन मार्केट ने इसे आईपीओ से पहले जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के तौर पर देखा। और यह अकेला सवाल नहीं था। उसी डॉक्यूमेंट में कंपनी के ऑडिटर्स ने, यानी जो लोग कंपनी के हिसाब किताब चेक करते हैं, कई गंभीर बातें लिखी। सबसे बड़ी बात यह थी कि बोर्ड ने जो नंबर्स बैंक्स को दिए और जो नंबर्स कंपनी की अपनी किताबों में लिखे, वो 3 साल तक यानी फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25 मैच नहीं कर रहे थे। यानी एक जगह कुछ और बताया, दूसरी जगह कुछ और। ऑडिटर्स ने और भी चीजें फ्लैग की, जैसे शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज लॉन्ग टर्म काम में किया गया। ये सब गवर्नेंस के इशू थे। बोर्ड ने कहा वो सिस्टम सुधार रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन सवाल सिर्फ फाइनेंशियल्स पर ही नहीं उठ रहे थे, ये सवाल कंपनी के पुराने एम्प्लॉइज को लेकर भी उठ रहे थे। कंपनी में लोग भी तेजी से छोड़कर जा रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी के 27% फुल टाइम एम्प्लॉइज ने नौकरी छोड़ी, 24 में 28% और 25 में यह बढ़कर 34% हो गया। यानी हर 3 में से 1 कर्मचारी हर साल कंपनी छोड़ रहा था। सवाल ये कि अगर कंपनी में सब ठीक होता तो इतने लोग क्यों जाते? इतने सारे सवालों के बीच जनवरी 2026 में बोर्ड ने आईपीओ एक बार फिर से रोक दिया। वजह बताई मार्केट की स्थिति। लेकिन यह दूसरी बार था। पहली बार 2022 में रोका, दूसरी बार 2026 में, और अप्रैल 2026 तक आईपीओ की कोई तारीख तय नहीं है। खैर, ये तो हुई कंपनी की बात, लेकिन अमन गुप्ता का क्या?
तो सीन ऐसा है कि अमन गुप्ता की इन्वेस्टमेंट सिर्फ बोट तक सीमित नहीं है। फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, ताकि अगर एक बास्केट फूट भी जाए तो बाकी बास्केट्स में पड़े अंडे बचे रहें। अमन गुप्ता और उनके जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी हिसाब से चलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमन ने शार्क टैंक इंडिया के जरिए सीजन 1 से चौथे सीजन तक कुल 171 ऑफर्स दिए और 141 कंपनियों के साथ डील फाइनल की, यानी इतनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। इसी रिपोर्ट में अमन के हवाले से बताया गया है कि पहले सीजन में उन्होंने लेट्स ट्राई नाम की एक कंपनी में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उस वक्त उस कंपनी की वैल्यूएशन 3 करोड़ 75 लाख रुपए थी, जो शार्क टैंक का चौथा सीजन आते आते 1100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और अमन के 12 लाख 40 करोड़ रुपए बन गए। अमन के मुताबिक सीजन 2 में उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेंटेन में थी और चौथे सीजन में EM5 नाम का ब्रांड उनकी बेस्ट चॉइस था। रही बात सीजन 5 की, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमन गुप्ता इस सीजन के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे, जिन्होंने कुल 23 स्टार्टअप्स में कुल 24 करोड़ 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। यही नहीं, अमन ने हाल ही में ऑफबीट नाम का एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है, जिसमें बेस्मर वेंचर्स पार्टनर्स ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेंट के बीच काम करेगी, यानी ये AI की मदद से कंटेंट और बिजनेस को नया रूप देने वाली कंपनी है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अमन का ध्यान सिर्फ बोट पर ही नहीं है, अब उनका ध्यान अपने नए स्टार्टअप पर भी रहेगा और पैसे से पैसा बनाना तो वो बखूबी जानते हैं। तो बोट की कहानी से सीखने वाली बात क्या है? ये एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जिसने एक काम बहुत अच्छा किया, लोगों तक पहुंचना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। बोट ने इंडियन कंज्यूमर्स को ऐसे समझा जैसे बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां समझ पाई। सस्ता दो, स्टाइलिश बनाओ, क्रिकेट और बॉलीवुड से जोड़ दो, और ये फॉर्मूला काम कर गया। 3000 करोड़ से ज्यादा की सालाना बिक्री, TWS ईयरबड्स में आज भी इंडिया में नंबर 1, 34% मार्केट शेयर, ओवरऑल वेरिएबल मार्केट में भी सबसे आगे, 29% शेयर। ये छोटी बात नहीं है। इंडिया में हार्डवेयर स्टार्टअप बनाना ही मुश्किल है, 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना तो और भी मुश्किल है। लेकिन बोट से गलती वहां हुई जहां ज्यादातर तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड से होती है। जब बिक्री बढ़ रही थी तो कंपनी ने यह नहीं सोचा कि प्रोडक्ट कैसा है, कस्टमर का अनुभव कैसा है, क्या लोग दोबारा खरीदेंगे, क्या कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ बोट दे सकता है और कोई नहीं। जवाब था नहीं। प्रोडक्ट ज्यादातर वही थे जो चाइनीज फैक्ट्री से आते थे, बस लोगो अलग था। और जब नॉइस, फायरबोल्ट, बोल्ट जैसे ब्रांड्स ने भी वही काम करना शुरू किया, कुछ ने तो बेहतर किया, तो कस्टमर के पास बोट चुनने की कोई खास वजह नहीं बची। ये ऐसा है जैसे एक शहर में सिर्फ एक चाय की दुकान हो और वो अच्छा काम कर रही हो, लेकिन फिर 5 और दुकानें खुल जाए, कुछ सस्ती, कुछ बेहतर क्वालिटी वाली, तो पहली दुकान का धंधा गिरेगा ही गिरेगा अगर उसने अपनी चाय का स्वाद नहीं सुधारा। और फिर भरोसे का सवाल, मेड इन इंडिया का दावा, लेकिन पार्ट्स चाइना से, 75 लाख लोगों का डेटा लीक, फाउंडर्स का IPO से पहले हटना, हिसाब किताब में गड़बड़ियां, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं और वो तस्वीर अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात साफ कर दो, बोट डूबा नहीं है। ये कंपनी अभी भी इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो ब्रांड्स में से एक है। अभी भी करोड़ों लोग इसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और अगर कंपनी अपनी गलतियों से सीखे, प्रोडक्ट क्वालिटी पर ध्यान दे, R&D में पैसा लगाए और भरोसा वापस बनाए, तो मुमकिन है 4 चांद दोबारा लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोट उन ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो बहुत तेजी से आगे बढ़े और उतनी ही तेजी से गिरे भी, क्योंकि आखिर में एक ही बात मायने रखती है। आप एड में चाहे जो भी दिखा दो, कस्टमर को अंत में बस प्रोडक्ट याद रहता है। तो ये थी बोट की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी कमल ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी तौफीक ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और किस्सा के अगले एपिसोड में आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।